दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने पत्रकार का परिचय आपको देना चाहूंगा। इनका नाम है रामानंद गुप्ता जी, जो लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे हैं और एक लंबा करियर रहा है इनका, चाहे वो आपातकाल का दौर हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो। मैं अपने मेहमान से कहना चाहूंगा कि आज की पत्रकारिता को आप किस नजरिए से देखते हैं। आज की पत्रकारिता को आप किस नजरिए से देखते हैं? आज के दौर की पत्रकारिता को। आज की पत्रकारिता विज्ञान की दृष्टि से और वैसे भी बहुत आगे बढ़ गई है। काफी नए नए चैनल आ गए हैं। अखबारों की महत्ता भी पहले लोग सोचते थे कि ये कम हो जाएगी, लेकिन मेरी दृष्टि से अखबारों की महत्ता भी कम नहीं हुई है। और बहुत सारे बहुत बेशुमार चैनल देश में आ गए हैं और वो अपने अपने हाथों में वो लेके माइक लेके जगह जगह प्रयास भी करते हैं। और कुछ इस दौरान कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं कि पत्रकारिता का स्तर गिर गया है। तो कुछ कुछ सुनने में आती हैं और कुछ उसमें सत्यता भी है, लेकिन इसके बाद भी पत्रकार जगत समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है। जी जी सर, मैं इसके अलावा और आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब आप जी। पत्रकारिता करते थे तो क्या आपके अंदर एक डर रहता था सरकार से संबंधित या अन्य नेताओं को लेकर। कैसा? पत्रकार पत्रकारिता करते समय आपके दिमाग में, दिल में कोई डर रहता था सरकार के खिलाफ, या फिर किसी तरह का डर होता था कि आप? नहीं, मेरे मन में कभी कोई डर नहीं रहा और मैंने हमेशा इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक लिखा, लिखता भी रहा हूँ और लिखता रहूंगा जब तक मेरे से बनेगा मैं लिखता रहूंगा। और मैंने सरकार के खिलाफ भी लिखा और उसके पक्ष में भी लिखा। और मैं शुरू से निर्भीकता पूर्वक लिखता रहा हूँ, हमेशा हमेशा लिखता रहा हूँ। जी सर, जी सर। समाज के हित में लिखा और अनर्गल कोई भी समाचार ना तो लिखा ना कोई टिप्पणी। सर आज की मेरी अगर और वर्तमान की हम बात करें तो बहुत सारे पत्रकारों को सरकार के खिलाफ लिखने पर जेल हो जा रही है या किसी की हत्या हो जा रही है। अभी कल परसों की ही एक घटना है, उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं बतौर पत्रकार, बतौर संयुक्त आरएसएस के आप कार्यकर्ता रहे हैं, उसके नजरिए से किस तरीके से देखते हैं। थोड़ा दीपक, आप थोड़ा सा जोर से बोलिए, क्योंकि ना थोड़ा सा पीछे डिस्टरबेंस है। ओके ओके। थोड़ा सा आप। सर, आप आज के पत्रकारों की पत्रकारिता को लेकर किस नजरिए से देखते हैं। जैसे सरकार, अगर कोई पत्रकार लिखता है, सोशल मीडिया पर लिखता है या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर वो बोलता है सरकार के खिलाफ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करती है सरकार। जैसे हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश में एक दो पत्रकारों की हत्या तक हो गई है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं बतौर पत्रकार और बतौर आरएसएस के सदस्य के अनुसार। पत्रकारों के खिलाफ अच्छी और बुरी बातें शुरू से चली आई, ये सिर्फ आज नहीं होने लगी हैं। पत्रकार जो है हमेशा इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक लिखता है। कभी कभी उसकी कलम अपने स्वार्थ के हित के लिए भी चलने लगती है, तो उसका असर खराब जाता है, संदेश भी खराब जाता है समाज में। बहुत सारे पत्रकार, क्योंकि पत्रकारों को गवर्नमेंट से कुछ मिलता नहीं है, समाचार पत्रों से कुछ मिलता नहीं है, और वैसे तो वो कुछ अनर्गल कामों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, इसलिए उनकी कुछ बदनामी भी होती है और कुछ लोग अनर्गल काम करने लगते हैं, कुछ हत्याएं कर भी देते हैं। और सरकार की आलोचना अगर वो करता है तो सरकार
कुछ पत्रकारों को अवश्य बंद कर देती होगी, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। पत्रकारिता का बोलबाला हमेशा रहेगा और रहता आया है। सर पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो जी। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो भारतीय जो पत्रकारिता है उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आम जनता के मुद्दों को न उठाकर हमारे पत्रकार जो जिसे हम मीडिया कहते हैं वो सरकार के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? पत्रकारिता का स्तर जो गिरता जा रहा है, और जो भारतीय पत्रकारिता ज्यादातर शासन के सपोर्ट में ज्यादा दिखा है। पत्रकारिता का स्तर गिर नहीं रहा है। पत्रकार बहुत हो गए हैं देश में, कोई संख्या नहीं है, बेशुमार पत्रकार हो गए हैं। क्योंकि इसके कारण, एक बहुत बड़ा कारण मेरी दृष्टि में यह है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, उनको काम नहीं है, लोग पत्रकारिता की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और जिसके मन में जो आता है वो लिख देते हैं। स्तर के पत्रकारों के लिए कोई गवर्नमेंट की ओर से ना तो कोई ट्रेनिंग है, ना उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन का स्तर है, ना गवर्नमेंट ने कोई ऐसा बना के भी रखा है कि ऐसा पत्रकार ही बनेगा। कोई भी व्यक्ति उठ के, भले ही वो दर्जा 4 या 2 पास हो, वो भी पत्रकार बन जाता है और जिसके मन में जो आता है वो लिखता है। मैं और इसका सबसे बड़ा कारण मैं अनएम्प्लॉयमेंट को मानता हूँ कि जिसकी वजह से पत्रकारों के लिए, चूंकि कोई आमदनी इन चीजों की ओर से, मैंने जो आपको बताया कि ना तो अखबार वाले उन्हें कोई ज्यादा देते हैं, ना चैनल वाले भी ज्यादा देते होंगे, मुझे जानकारी नहीं है कि वो कितना देते हैं, क्या देते हैं। तो इसकी कुछ पैसे की अर्थ संकट की वजह से भी पत्रकार फिसल जाता है और वो कुछ अनर्गल बातें भी लिखने लगता है, ब्लैकमेल करने लगता है। सर मैंने आपका सोशल मीडिया देखा तो आपने उसमें लिखा था कि आप आपातकाल के दौरान जेल में रहे या आपके खिलाफ वारंट जारी हुआ था। तो क्या आप उस आपातकाल के अनुभव साझा कर पाएंगे हमारे साथ? आपातकाल में मैं जेल नहीं गया। हमारे परिवार में मेरा परिवार शुरू से आरएसएस माइंडेड रहा। हमारे जो चाचा सियाराम जी थे स्वर्गीय, और जी। पुतूलाल जी, और मैं, तो दोनों के खिलाफ वारंट था, मेरे खिलाफ भी था। मैं स्वदेश अखबार में था, मेरे खिलाफ भी वारंट था। लेकिन हम लोग इनके क्योंकि पार्टी का भी निर्देश था कि इनके इन प्रकार जैसे भी हो बचो, तो मैं हम लोग तीनों कैसे भी हो अपने घर से बाहर हो गए, भूमिगत हो गए और बाहर रहे और आपातकाल के खिलाफ संघर्ष कहा किया, पर्चे भी बांटे, जनता को जागरूक भी किया और संघर्ष करते रहे और बचते भी रहे। ओके। आपात सर एक एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप आरएसएस के सदस्य रहे हैं। आरएसएस के अभी तक जितने प्रमुख हुए हैं सभी स्वर्ण जाति या ऊंची जाति से हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आरएसएस का कोई प्रमुख दलित समाज से होगा? मेरे ख्याल से दलित समाज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। रज्जू भैया बने थे एक बार बाहर, वो महाराष्ट्रियन नहीं थे। वैसे इसमें डेग आरोप ये भी लगता है कि सारे के सारे जितने भी सरसंघ चालक बनते हैं वो महाराष्ट्रियन, लेकिन मैंने इस पर कभी गंभीरता से विचार भी नहीं किया। रज्जू भैया अवश्य बने थे, वो महाराष्ट्रियन नहीं थे। और जी। छोटी जाति की जानकारी मुझे नहीं है। देखिए सही बताऊं जी। कि इसमें कोई हम्म, दलित या कोई ऐसा बना है या नहीं, है इसकी जानकारी मुझे नहीं। जी। वर्तमान में आप भाजपा की सरकार है पिछले 9 सालों से, तो बतौर पत्रकार आप इसके शासनकाल को कैसे देखते हैं? मोदी जी ने पिछले वर्ष 9 वर्ष में जनता के लिए जागरूक करने के लिए अनेक काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं। सबसे बढ़िया काम तो मैं कश्मीर को भारत में मिला देने का मानता हूँ। धारा 370 उन्होंने समाप्त की। और भी बहुत अच्छे अनेक काम उन्होंने किए मोदी जी ने, मुझे याद नहीं आ रहे हैं,
लेकिन जी काम उन्होंने अच्छे किए हैं। लेकिन बहुत कुछ लोग नाराज तो होना स्वाभाविक है, जी इसलिए अनेक लोग नाराज भी हैं पार्टी से। लेकिन मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है और वो समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि भारत को, सॉरी, कश्मीर को भारत में मिलाया। कश्मीर तो पहले भी भारत का हिस्सा ही था, बस सिर्फ 370 धारा लगी हुई थी। ऐसी तो हाँ, धारा धारा नॉर्थ ईस्ट, कई धाराएं नॉर्थ ईस्ट में भी लगी है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, जहां बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है। ऐसी कई धाराएं जो पर्वतीय राज्य हैं वहां पर लगी हुई हैं। तो क्या उन पर भी कोई कार्रवाई करेंगे मोदी जी, या आपको लगता है कि मतलब कश्मीर से 370 धारा को हटाना इतना बड़ा मुद्दा है जिससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा या देश में तरक्की हो जाएगी? शुरू से कश्मीर का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा रहा है हमेशा, और लोगों के मन में ये धारणा बनी हुई थी कि कश्मीर हमारे देश में मिल का अंग तो था, लेकिन उसको दिलो जान से नहीं मानते थे। कुछ अलगाव मानते थे कि वो देश में उसमें वहाँ का ध्वज अलग था, और भी कुछ चीजें अलग थी वहाँ की। तो इसलिए लोगों के मन में एक शक बना रहता था। इसमें धारा 370 समाप्त करना बहुत आवश्यक था। और देश में बाकी जो आपने बताया दीगर प्रांतों के बारे में, मुझे लगता है ऐसी धारणा देश में नहीं, किसी की भी नहीं थी, कोई भी नहीं मानता था। सर, अगर हम तो झंडे की बात करें, आपने अलग झंडा बोला। अलग झंडा तमिलनाडु का है, कर्नाटक का अलग झंडा है, तो उस पर आपका क्या विचार है? कर्नाटक का अलग है। ये देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, मुझे ये जानकारी नहीं है। अब प्रदेशों ने अपने अलग झंडे बना लिए होंगे, एक दो प्रदेशों ने, मुझे उसकी जानकारी नहीं। ओके सर। और वैसे सारे देश का झंडा राष्ट्रीय ध्वज ही होना चाहिए। जी पूरे देश का झंडा, अलग अलग प्रदेशों के झंडे भी नहीं होना चाहिए मेरी दृष्टि से। ये जो अगर उन्होंने बनाए हैं दो और प्रांतों ने, तो मैं उन्हें उचित नहीं मानता। क्योंकि फिर से अगर एक दो प्रांतों ने बनाए तो फिर सारे देश में ये प्रक्रिया चल पड़ेगी, जो सर। देश सर, के एक हित और में चीज, नहीं है। सर दीपक एक और चीज दीपक मैं एक आपसे। सवाल मैं भी दीपक एक सवाल मैं भी लेना चाहूंगा आपके ब्याह में जी जी कि आज दत्ता जी की जो उम्र है वो 85 से ऊपर की के ऊपर उनकी उम्र है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक युवा नवयुवक की तरह वो एक्टिव रहते हैं। जी और छोटे से छोटे मुद्दा हो या बड़ी से बड़ी बात हो, अपनी बेबाक तरीके से अपनी बात को रखने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। जबकि आम लोग आजकल डरते हैं कि भैया शासन प्रशासन क्या सोचेगा। तो दत्ता जी, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि आज इस उम्र में आप फेसबुक पे इतनी बेबाकी से लिखते हैं? ये मेरा एक निजी सवाल है, हो सकता है दीपक भी इत्तेफाक रखते होंगे इस सवाल से। जी जी, जरूर जरूर। तो आप पत्रकारिता में मेरी शुरू से, जब से मैंने होश संभाला, 17-18 वर्ष की उम्र से मैं पत्रकारिता में जुड़ने का मेरा एक अम, वो भी था, रुचि थी। और वो भी था कि मुझे पत्रकार बनना है। तो 1968 में मुझे हिंदुस्तान समाचार एजेंसी ने पत्रकार नियुक्त किया था डबरा में। इसके बाद 1972 में स्वदेश ग्वालियर से प्रकाशित हुआ। पहले इंदौर से निकलता था, फिर इंदौर स्वदेश को ग्वालियर से निकालने का निश्चय हुआ। तो मुझे जो आरएसएस के सरसंघ चालक थे, सुदर्शन जी, माननीय सुदर्शन जी, पूज्य सुदर्शन जी, तो उन्होंने मुझे स्वदेश से जुड़ने का आग्रह किया और मैंने उसको स्वीकार भी कर लिया। तो मैं शुरू से पत्रकारिता की ओर आकर्षित रहा, और मैं थोड़ा बहुत लिखता भी रहा हमेशा। पत्रकारिता में कुछ ना कुछ मेरी रुचि हमेशा बनी रही। मैंने अनेक अखबारों में भी लिखा, नई दुनिया में लिखा, भास्कर में भी लिखा, और एक जब ग्वालियर से निरंजन निकलता उसमें भी लिखा, जनसत्ता को भी एक बार मैंने लिखा। जनसत्ता के एक बहुत अच्छे पत्रकार थे हमारे ग्वालियर के, आलोक तोमर,
स्वर्गीय आलोक तोमर, उन्होंने एक बार डबरा के पत्रकारों से दिल्ली में कहा था कि रामानंद गुप्ता डबरा में है इसलिए उसका मूल्यांकन नहीं हुआ। अगर वो किसी टेबल पर बैठता, पत्रकारिता की टेबल पर बैठता, तो वो आज प्रदेश या राज्य राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार होता। लेकिन मेरी चूंकि हॉबी थी तो मैं लिखता रहा। मैंने कोई अपेक्षा नहीं की कभी, न मुझे कहीं से कुछ माने कोई प्रतिफल या मानदेय भी नहीं मिला, और मैं लिखता रहा क्योंकि मेरी एक हॉबी थी लिखने की, और मैं आज भी लिख रहा हूँ। मैंने स्वदेश भोपाल के विशेषांक में लिखा, एक विशेषांक निकाला था वहाँ के संपादक जी ने, तो मैंने अपना एक जो लेख दिया था उसमें मैंने लिखा था कि मैं लिखता रहा, लिख रहा हूँ और लिखता रहा हूँ, लिखता रहूंगा, और जीवन की आखिरी सांस तक लिखते लिखते ही ये संसार छोड़ना चाहूंगा। तो मेरी तो ये हॉबी थी और उसे मैं आज भी उसका निर्वाह कर रहा हूँ। लिखता रहता हूँ जो मन में आता है, और मैंने दूसरे अपने पत्रकारों से भी कहा कि वी राइट समथिंग व्हाट यू कैन राइट। लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए, जो कुछ भी आप लिख सकते हो लिखिए, समाज के हित में लिखिए, आपकी कलम चलती रहना चाहिए। इफ यू कैन राइट, राइट समथिंग फॉर द सोसाइटी, इट इज माय मोटो। और मैं ये करता रहा। बहुत बढ़िया सर। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप युवा पत्रकारों से क्या कहना चाहेंगे? युवा पत्रकारों से तो मैं ये कहना चाहूंगा, और मेरा उनसे आग्रह भी है कि वो समाज की टिप्पणियों से या आलोचनाओं से घबराएं नहीं। उनको हमेशा जनहित में और वास्तविकता, सरकार की अगर कोई गलतियां हैं तो उनको भी उजागर करना चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए उनको। और किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, उनको लिखना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोविंस, यानी सबके इंटरेस्ट, पब्लिक हित में जो भी हो वो लिखते रहना चाहिए। उसे स्वहित नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैंने जो पहले कहा आपसे कि पत्रकारों के लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। सरकार का ध्यान पत्रकारों के और उतना नहीं है जितना होना चाहिए। मुझे भी, मैं 56 वर्ष से पत्रकार हूँ, और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट 60 वर्ष के पत्रकारों को कुछ सम्मान निधि दे रही है, जी जी लेकिन उस सम्मान निधि में मेरा नाम नहीं आया। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि यद्यपि मुझे उसका कोई वो नहीं है विशेष। तो इस तरह के अगर पत्रकारों को कुछ अहमियत मिलने लगे तो वो निश्चित रूप से वास्तविकताओं को भी उजागर करेंगे। जी सर, एक और चीज, जैसे आपने कहा कि सभी राज्यों का या सभी देश का एक झंडा होना चाहिए, जबकि झंडे को आरएसएस ने बहुत बाद में अपनाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आरएसएस कई बार ये भी कहते आई है कि जो भारत का झंडा है वो अशुभ है। ऐसे भी कई कई जी आरएसएस के लोगों ने कहा है। क्या? देश के झंडे को, आरएसएस का एक अपना ही झंडा है, काफी समय लगा उनको बनाने में, तो उसके बारे में आप। आरएसएस का ध्वज पहले से था, और आरएसएस के ध्वज पर उस समय किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। वो आरएसएस ने शुरू से, और उसी के लिए आरएसएस को ही अपना गुरु, ध्वज को ही अपना गुरु माना है उसने। और ऐसी कोई धारणा नहीं थी कि उसके कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की कोई वो नहीं थी मन में। पूरा सम्मान आरएसएस का था, और आज भी है। उस समय इनका जो ध्वज था, और पूरे जितने भी आरएसएस के स्वयं सेवक थे वह ध्वज के लिए प्रणाम करते हैं, और उनके लिए ध्वज बहुत बड़ी दौलत है। सर, और वो आरएसएस की भूमिका को आप कैसा देखते हैं वर्तमान की मोदी सरकार में? आरएसएस का पूरा समर्थन सरकार को है,
जी। मुझे अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि आरएसएस के कोई मतभेद हो मोदी जी से। हम्म। आरएसएस चाहता है कि देश की तरक्की हो, नागरिकों की तरक्की हो और सभी वर्गों की तरक्की हो। आरएसएस न तो उसके अंदर, मेरे ख्याल से, मैं आरएसएस का बहुत पुराना स्वयंसेवक रहा हूँ, वहाँ न तो जाति भेद है, न वहाँ कोई वैसा जैसा ये हिंदू मुस्लिम वाली बात भी नहीं है। लेकिन लोग फैलाते हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम का भेद है, लेकिन मेरी दृष्टि से तो नहीं है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि देश में भाईचारा होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं आनी चाहिए देश के अंदर। सारे देश के नागरिक, सभी देश के नागरिक एक हैं और वो देश की दौलत है। उससे बड़ी चीज नहीं है दुनिया अपने देश के अंदर। हम उन सबको, मैं तो सारे वर्गों को, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि देश में ये जो जात पात का वो है बंधन, या जो जात पात लगाते हैं आज भी देश में होते कि वो गलत है, मैं तो इसको बहुत बुरा मानता हूँ। कोई गलत नहीं है, सभी देश के नागरिक हैं और उन्हें देश के नागरिक की दृष्टि से अपन को देखना सर सर बहुत। एक और मेरा सवाल है। अगले साल आम चुनाव है। आम चुनावों को आप किस नजरिए से देखते हैं? विपक्ष काफी कमजोर रहा है पिछले दो चुनावों में, तो आप चाहते हैं कि विपक्ष उभर कर आए? चाहिए। अगले साल आम चुनाव है और विपक्ष की हालत काफी पतली है, विपक्ष काफी कमजोर रहा है। विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, पूरी पूरी कोशिश है उसकी। वो समाज के लोगों के बीच में जा रहा है और प्रयास सभी लोग मिलने का एक मेरा, क्योंकि इस समय अपने देश में शुरू से ये रहा कि जिस पार्टी का शुरू में पहले कांग्रेस का शासन था तो दूसरी कोई पार्टियां नहीं थी। और फिर जब से मोदी जी का शासन आया तो अब ऐसा लगता कि मोदी जी के बाद कौन। मोदी जी, मोदी की पार्टी ही सब सभी कुछ दिखाई दे रही है और सब लोग विरोधी दल सारे एक हो रहे हैं कि भारत इसको कैसे हराया जाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये मैंने देखा है जब से आजादी मिली, जब जो भी प्रधानमंत्री इस देश में बना, शुरू में सबसे पहले जवाहरलाल जी थे, तो उस समय भी लोग कहते थे कि जवाहरलाल जी के बाद कौन। मैंने सुना है, कई बार सुना है कि जवाहरलाल जी के बाद कौन। फिर जवाहरलाल जी के बाद शायद लाल बहादुर शास्त्री आए, तो वो तो असामयिक डेथ हो गई उनकी। फिर इंदिरा जी आई। इंदिरा जी के जमाने में भी ये आवाज बहुत उठती थी कि इंदिरा जी के बाद कौन। ऐसी ये आवाजें अपने यहाँ उठती रही हैं। आज देश में ये आवाज उठ रही है कि मोदी जी की बात कौन। लेकिन मैं कहता हूँ कि देश हमेशा चलेगा, मोदी जी हो तो मोदी जी के बाद कोई और आएगा देश में अच्छा प्रधानमंत्री। अच्छा क्या, जो बराबर का जो भी आएगा वो इस देश को सुचारू रूप से चलाएगा। और अब चूंकि अपने देश की मानसिकता है कि देश के बाद कौन, लेकिन सीट कभी खाली नहीं रही। अच्छे लोग आएंगे और देश को अच्छी तरह से चलाएंगे। सर आपने मोदी जी का शासनकाल भी देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल भी देखा है। इन दोनों नेताओं को आप किस नजरिए से देखते हैं, इनके शासनकाल को और इनकी कार्य प्रणाली को? अटल बिहारी अटल बिहारी जी बहुत स्पष्ट वक्ता भी थे, हमेशा बिल्कुल स्पष्ट बोलते थे। किसी का कई बार उन्होंने अपनी पार्टी की आलोचना भी की। पार्टी के जो ऊंचे ऊंचे नेता हैं उनके बारे में भी सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया अटल बिहारी जी ने। और वो देश के महान विभूति तो थे ही। मोदी जी थोड़ा, मैं समझता हूँ, पार्टी की तरफ ज्यादा झुके रहते, अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका झुकाव ज्यादा रहता है और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले देश के लिए काम करते रहें। ठीक दीपक, जी काफी सर। अच्छा अनुभव रहा दही से बात करने का।
जी दीपक, मुझे आई एम श्योर आप भी अभी जयपुर में बैठ के एक अजीब से आपको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा, जी जी क्योंकि हमेशा की तरह दत्ता जी जैसे वरिष्ठ नागरिकों से आप जैसे यंग पत्रकारों को इस तरह का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए, और आप इसी कड़ी को, इसी क्या नाम? सीरीज को आप आगे बढ़ाते रहिए। दीपक दीपक कोहली। दीपक जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जी वैसे मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैंने आज आज दिनांक तक कोई जी इंटरव्यू नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। ना मुझे मेरी मैंने एक बात और स्पष्ट बताना चाहता हूँ आपको जी सर, जी कि सर। मैं लिखने लिखता रहा हूँ, जी लेकिन बोलने का मुझे अभ्यास कम है। जी लिखकर मैं अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, बोला भी हूँ। कई जी बार मैंने लिख के बोला, तो उपस्थित जनसमूह ने बहुत तारीफ की उसकी। जी लेकिन वैसे वास्तविकता जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बोलने का अभ्यास कम है। लेकिन जी मैं सर। आपका शुक्रगुजार हूँ, तो आपने मुझे अच्छा मौका दिया, जी और मुझसे जो कुछ भी बन पड़ा मैंने आपके सवालों का जवाब दिया। संभव है उनमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, उनमें फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप करिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जयदीप पत्रिका को। इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं, और जयदीप पत्रिका आपका धन्यवाद अदा करती है। बहुत 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 धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद सर, आपने ये इंटरव्यू शेड्यूल किया। खासकर सुनील सर को मैं विशेष धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। सर, एक बार आप भी कुछ बोलिए मेरे लिए या पत्रिका के लिए, फ्रेम में आके। बिल्कुल। तो मैं तो दीपक आपको बधाई दूंगा, आप इस तरीके की जो एक आपने सीरीज, एक मुहिम छेड़ रखी है कि समाज के अलग अलग विभूतियों को आप अपने मंच पर लाते हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो, साहित्य हो, अपना अलग अलग वर्गों को आप जो अपॉर्चुनिटी देते हैं और उनके साथ अपनी रूबरू होते हैं। तो ये मैं आपको रियली आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू और सर। आप ऐसे ही करते चलिए। और आप, आप पत्रकारों में, मुझे पता है आप काफी किसी से डरते नहीं हो, आप फेयर, किसी से फेयर नहीं, आपको इसी तरह की पत्रकार को हमारे देश की जरूरत है आजकल में। तो आप लगे रहिए इसी मुहिम में, हमारा हमेशा सपोर्ट रहेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आपने धन्यवाद। इतनी मेहनत की। जयदीप पत्रिका इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता है। थैंक यू सो मच दीपक। ओके सर।